ड्रॉप ईयर में की गई एक गलती आपके 2 या 3 साल की मेहनत पे पानी फेर सकती है। सो माई सेल्फ प्रांजल एंड आई स्कोर्ड 646 in NEET 2024 and under 6000 rank in NEET 2025. I also cleared JEE exam and ISER aptitude test। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रियलिटी अबाउट नीट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन रेशियो की। देयर आर अराउंड 1 लाख MBBS सीट्स, जिसमें कि अराउंड 50,000 प्राइवेट हैं एंड अराउंड 50,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट डेटा। एंड उस 50,000 सीट में तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा अराउंड 25,000 रैंक, और अगर स्टेट कोटा से कराओगे लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो मोस्ट टू मोस्ट 28,000 रैंक, 27 और 28,000 रैंक। दिस इज़ क्लोजिंग कट ऑफ। मतलब तुम 24 लाख बच्चों में अगर 25,000 में आ रहे हो तब तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। दिस कम्स अबाउट अराउंड 1%। मतलब तुम्हें सिलेक्शन का चांस सिर्फ 1% है। और अगर तुम्हें टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए लाइक एम्स और टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेज, तो तुम्हें 2-2,500 रैंक में आना पड़ेगा, विच कम्स अराउंड 0.1%। मतलब तुम समझ रहे हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है फॉर जस्ट गरीब स्टूडेंट्स। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो सीधा प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे। वो उनको सिर्फ 200-300 नंबर लाने, वो सीधा प्राइवेट में एडमिशन लेंगे। और कुछ पैसे वाले सीधा फॉरेन चले जाएंगे। यहाँ पे फंसेंगे सिर्फ आप, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, आइदर ड्रॉप और लीव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। लाइक आई स्कोर्ड 646 इन 2024 और यूपी में मुझे इससे कॉलेज नहीं मिला था। स्टिल अगर मैं यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मतलब मैं सेम पढ़ाई करके सेम मार्क्स पे सेम रैंक पे किसी स्टेट में इनएलिजिबल हूँ, किसी स्टेट में फेलियर हूँ, और सेम मार्क्स पे मैं किसी स्टेट में टॉपर हूँ। मतलब मैं 630 भी लाया होता महाराष्ट्र में तब भी सिलेक्ट हो जाता, जबकि मुझे 646 पे कॉलेज नहीं मिला था। फॉर सेम पेपर, फॉर सेम 3 आवर टाइम, फॉर सेम टाइम फॉर प्रिपरेशन, 1 साल, सबका कंडीशन हर चीज़ सेम था, बट कट ऑफ सबके लिए अलग है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ड्रॉपर्स को लगता है अगर वो इस साल अच्छे से पढ़ेंगे, इस साल बहुत मेहनत करेंगे, फिर से टेस्ट देंगे, फिर से सब पढ़ेंगे, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि मैं भी यही सोचता था, बट ये रॉन्ग है भाई। तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मे बी इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा था, तो उसको फाइंड आउट करो कि प्रॉब्लम क्या थी और वो इस साल नहीं होनी चाहिए, तब तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। लाइक मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे साथ 2 प्रॉब्लम हुई थी। पहला, मैं एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कर गया था। दूसरा, वहाँ पे वो टीचर जब बात कर रहे थे तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसको मैं झेल नहीं पाया था। और दोनों को मैंने ऐसे सॉल्व किया कि मैं पूरे साल गाने बजा के पढ़ता था। मतलब ईयरफोन लगा लेता था और मैं गाने चला के अपना NCERT रीडिंग करता था। और मैं जब टेस्ट देता था तो मैं ऐसी जगह चुनता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, ताकि मुझे एग्ज़ाम हॉल में दोबारा ना फेस करना पड़े। और एग्जैक्टली सेम थिंग हुआ इस बार भी। नीट 2025 में टीचर्स बातें कर रहे थे, बट स्टिल मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने साल भर उसके लिए प्रैक्टिस किया था। और इस बार मैं इतना हिस्ट्री का टफेस्ट नीट का पेपर देख के भी मुझे पैनिक अटैक नहीं आया, जबकि मुझे नीट 2024 में पैनिक अटैक आ गया था। क्योंकि इस बार मैंने फाइंड आउट किया था ना मेरी प्रॉब्लम क्या, और मैंने उसका सोल्यूशन लिया। मैं इस बार अपना माइंडसेट चेंज करके गया था कि मुझे इस बार नहीं पैनिक अटैक करना, चाहे जो हो जाए। सिलेक्शन हो ना हो वो बात अलग है, बट अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रांग कर लो। और मुझे किसी से डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर आप डरे तो आपका खेल पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने अंदर सबसे बड़ी बात हिम्मत लाना है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये एटीट्यूड नहीं लाएंगे और डर के अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो मत लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आपको 10% भी डर लग रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मत लीजिए ड्रॉप। आप इंटायरली अपना पूरा साल बर्बाद कर देंगे उस नीट एग्ज़ाम में पैनिक अटैक आके। पैनिक अटैक आया तो आपका खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जो भी रिसोर्सेज कर रहे हो, जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, उस पर बी कॉन्फिडेंट। हमेशा सोचो तुम्हारी स्ट्रेटजी बेस्ट है। अपना माइंडसेट एकदम चेंज कर लो कि तुम ही विनर हो, तुम ही जीतोगे, तुम ही सिलेक्शन पाओगे। तभी वो चीज़ आपके लिए फ़ायदा देगी। वरना अगर आपको खुद पे डाउट रहेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरा रिसोर्सेज सही है या नहीं, तो आप पूरा साल इसी में गवा देंगे। आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप पूरा लाइव लेक्चर देखें तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी देख सकते हैं। जो कि ड्रॉपर सोचते हैं कि मैं लाइव लेक्चर देखूंगा तो मेरे लिए बेनिफिट्स होंगे,
तो लाइव लेक्चर से कोई मतलब नहीं भाई, तुम 2x पे भी देख सकते हो, बस तुम्हें चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है दैट्स फाइन, तुम 1.5x पे देखो, 1.2x पे देखो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। और मैं नोट्स भी दोबारा नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो नोट्स बनाए वो बेस्ट है, और जो भी एक्स्ट्रा लगता था मैं उसमें लिख लेता था। मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो नोट्स दोबारा बनाते हैं। वो जितनी बार ड्रॉप लेंगे नए नोट्स बनाएंगे। मतलब क्या भाई, नए नोट्स बना के तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने जो नोट्स बनाए हैं तुम उसको रीयूज़ कर सकते हो। स्पाइरल वाली नोट्स बनाए हो, उसमें तुम उसको खोल के पेजेस लगा के उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिख लो जो तुम्हें नहीं आती। क्यों ज़रूरत है तुम्हें नए नोट्स बनाने की? मैंने तो नहीं बनाए थे। मैं वही स्पाइरल खोल के उसमें पेजेस लगा के मैं उसी में नए चीज़ें लिखता था जो भी मुझे नया मिलता था, जबकि मैंने अलग अलग टीचर से हर बार पढ़ा था। एक बार मैंने आकाश में पढ़ा था, एक बार मैंने PW में पढ़ा था, फिर भी मैंने नए नोट्स नहीं बनाए। तो आप क्यों बना रहे हैं? एंड अनदर मिस्टेक जो नीट वाले करते हैं, वो बायोलॉजी में नोट्स बनाते हैं। भाई ये आई हेट दिस थिंग कि वो बायो में नोट्स बनाते हैं जिसमें उनको NCERT को पी लेना है, एकदम घोल के पी लेना है, उसमें वो बायो में नोट्स बनाते हैं। भाई तुम्हें इतना ही शौक है अगर लेक्चर देख के लिखने का तो तुम NCERT खोल के बैठो ना। वो जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हो मैं NCERT में लिखो, जो कि मैं करता था, इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हें अगर कोई टीचर एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है फॉर यू, नॉट फॉर नीट में तो एक्स्ट्रा आता नहीं बहुत कुछ। इस बार आ गया था वो बात अलग है, बट पिछले साल के सिनेरियो के हिसाब से सब कुछ NCERT से था। तो अगर तुम NCERT में लिख रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हें कुछ बड़ा चीज़ लग रहा है जो तुम्हारा NCERT में नहीं आ रहा, वो तुम अलग से लिख लो एक नोट्स में, तो तुम्हारा 10 पेज का नोट्स बन जाएगा एक चैप्टर का। वैसे तुम्हारा 10 पेज का नोट्स पूरी बायो की बुक बन जाएगी। मतलब तुम्हें बार बार NCERT पढ़ना, भाई नोट्स पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। किसी का भी नोट्स हो, मतलब किसी भी टीचर का हो, कोई भी ला के लिख के दे दे, तुम्हारा नोट्स से सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक तुम्हें NCERT नहीं आती। NCERT को तुम्हें 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितनी बार पढ़ पाओ पढ़ो। अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तुम फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वही एनर्जी अगर तुम नोट्स बना रहे हो, उसको 4 बार रिवाइज कर रहे हो, तुम्हें 10 घंटे उसमें वेस्ट कर रहे हो। वही 10 घंटे तुम उस चैप्टर के NCERT में दे दो। उस चैप्टर के NCERT के डायग्राम्स, NCERT का लाइन्स और उसके आगे का पेज जो इंट्रोडक्शन दिया होता है वो सब पढ़ डालो। इससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रेदर देन मेकिंग नोट्स। और अगर तुम्हें लगता है कि लिखने से याद होता है तो भाई रफ लेके बैठो ना। NCERT तुम पढ़ते रहो, रफ में लिखते रहो, जो कि मैं करता था। मैं NCERT पढ़ता रहता था और रफ में लिखता रहता था ताकि मुझे याद हो। और ये सिर्फ मैंने बायो में नहीं किया था, मैं केमिस्ट्री में भी NCERT फॉलो करता था। मेरे पास नोट्स थे पर नोट्स ज़्यादा मैं NCERT पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था ना भाई आएगा NCERT से ही, कितना भी टफ पेपर बन जाए आएगा NCERT से ही ना। तो मैं NCERT पढ़ता रहता था, साथ साथ लिखता रहता था। आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप बायो के नोट्स बनाने में पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसमें मैंने कई लोग को देखा है ना, वो कॉकरोच वॉकरोच के डायग्राम्स बड़े सुंदर सुंदर बनाते हैं भाई। मतलब मुझे हंसी आती थी देख के, कोई कॉकरोच का, कोई फ्रॉक का, और उसको भी 5 अलग कलर पेन से। मतलब समझ सकते हो, 5 पेन से वो कॉकरोच और फ्रॉक का डायग्राम बनाते थे। और नीट में जैसे लगता है उनको डायग्राम बनाने को ही आएगा। भाई NCERT में डायग्राम दिया है, उसमें लेबलिंग दी है, तुम उससे सीधा पढ़ो ना। तुम्हें डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हो MBBS की कि तुम्हें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है? सो इस चीज़ को भाई समझो। मतलब मैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। तुम सोच रहे हो कि मैं दिन भर नोट्स बना रहा हूँ, मैं दिन भर लिख रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, गलत है। तुम अगर दिन भर लेक्चर देख रहे हो तो वो भी गलत बात है। तुम्हें लेक्चर देखने से ज़्यादा उस लेक्चर का कंटेंट याद करना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम लेक्चर देख रहे हो या फिर वो लेक्चर का पूरा नोट्स बना रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें जो बताया है वो तुम्हें याद होना चाहिए। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, लेक्चर भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ आता है, तो ये बेस्ट है ना भाई। एट द एंड सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ फीड होना चाहिए एट द डे ऑफ एग्ज़ाम। फिर चाहे तुमने नोट्स में लिखा हो, चाहे तुमने रफ में लिखा हो, चाहे तुम PDF से पढ़े हो, चाहे तुम डायरेक्ट लेक्चर देख के पढ़े हो, चाहे तुम दीवारों में लिख लियो, उससे नहीं मतलब है। तुम्हें सिर्फ वो चीज़ याद होनी चाहिए, और वो तुम चाहे जैसे कर पाओ वैसे करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन फालतू थिंग्स। यही मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो ड्रॉपर्स करते हैं, वो 50 रिसोर्सेज में घुस जाते हैं भाई। वो DPP भी करेंगे, वो असाइनमेंट भी करेंगे, वो लेक्चर के नोट्स भी करेंगे, वो मॉड्यूल भी करेंगे, वो DC पांडे भी करेंगे, SC वर्मा भी करेंगे। 50 किताबें घुसा देते हैं भाई। मतलब
मुझे समझ नहीं आता उनकी थिंकिंग क्या होती है। यहाँ एक चीज़ सही से नहीं होती, वो 50-50 चीज़ करते हैं एक साथ, और एट द एंड जानते हो क्या होता है? स्टार्टिंग में तो यूनिट डायमेंशन और रोटेशन तक तो अच्छे से करेंगे, उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, टाइम बचता ही नहीं है लास्ट में, तो वो लोग लास्ट के चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और इसी सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो पीछे से आती है भाई। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने रिसोर्सेज वाले वीडियो में बताया था। केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, आप ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी गलती करेंगे। माइंडसेट अच्छा रखो और एकदम फोकस से पढ़ो, एकदम चिल होकर पढ़ो। अपना 10 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे बाहर घूमो, दोस्तों से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमने जाओ, कुछ भी करो, बट डू रेगुलर स्टडीज़ विद फन। सिर्फ आपको डिप्रेशन लेके नहीं पढ़ना है। ड्रॉपर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन, और आपको वो टैकल करना आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ मैनेज करना होगा। आप गाने सुनिए, मूवीज़ देख लीजिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो ड्रॉपर्स करते हैं ना, वो अपने टेस्ट मार्क को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। भाई स्टिल मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कोर्स करके भी इस बार सिलेक्ट नहीं हुए, और ऐसे भी देखे हैं जिनके बहुत कम कम स्कोर्स आते थे, वो सिलेक्ट हो गए। बट डिफरेंस जानते हो क्या था दोनों में? एक था जो अच्छे स्कोर्स ला के भी डिप्रेस रहता था, और एक था जो कम स्कोर्स ला के भी हिम्मत रखता था कि मैं लास्ट तक लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि आपका मार्क्स कम आ रहा है और उससे डिप्रेशन लेंगे, उससे कुछ चेंज नहीं होगा। उससे सिर्फ इफेक्ट होगा आपकी स्टडी और आपका टाइम वेस्ट होगा अलग। तो सिर्फ चेंज क्या कर सकता है? आपका माइंडसेट। अगर मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, आप फाइंड आउट कीजिए क्यों कम आए, अगले टेस्ट में इम्प्रूव करिए, नहीं हुआ फिर अगली बार ट्राई करिए। आप डिप्रेस होके तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अब आपने ड्रॉप ले लिया, पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो आप इम्प्रूव करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ फाइट करिए, लास्ट तक फाइट करिए एंड लड़ते रहिए। एंड एट द एंड ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये डिस्क्लेमर है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना दुख भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगा और रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।